देश की बात हमारे साथ में आपका फिर एक बार स्वागत। महाराष्ट्र में राजकीय भूकंप या महाराष्ट्र सरकार खतरे में, या कब तक टिक पाएगी उद्धव सरकार, या राष्ट्रपति शासन लग सकता है महाराष्ट्र में। इस तरह की खबरें आपने पिछले 2-3 दिनों में टीवी पे देखे होंगे, लेकिन किसी के समझ में ये वजह नहीं आई कि आखिर इतने जल्दी ये सरकार अस्थिर होने की बातें कैसे हुई। कैसे शरद पवार ने इतनी बड़ी राजनीति करने के बाद इस सरकार को 3 दलों को इकट्ठा करके सत्ता में बिठाया, और ऐसे कैसे हो गया कि 6 महीने भी पूरे नहीं हुए कि सरकार हिलने की खबर आ गई। इसी पे आज हम आपको बताएंगे भीतर में क्या हुआ, असल में ये सब हुआ कैसे। हुआ ये कि महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री ने सीधे पत्र लिख दिया केंद्र के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को, जिसमें उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष स्नातक की जो परीक्षा है, डिग्री की जो लास्ट फाइनल ईयर की जो परीक्षा है, उसके ऊपर पूरे देश में एक जैसा कुछ नियम बनाइए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में अंतिम वर्ष की परीक्षा नहीं हुई है और तरह तरह के उपाय उसमें चर्चा में आ गए। अब शिक्षा मंत्री ने ये उच्च शिक्षा मंत्री ने ये पत्र सीधे उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेज दिया। इस पर महाराष्ट्र के राज्यपाल, जो कि महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों के कुलपति भी हैं, वो थोड़े नाराज हो गए। वो नाराज हो गए तो उन्होंने अपनी नाराज़गी व्यक्त करने के लिए मैसेज भिजवाया सरकार को कि भाई ये ठीक नहीं है, आप मेरे को दे सकते थे, मुझे रिक्वेस्ट कर सकते थे, मैं उसको भेजता अनुदान आयोग के पास, क्योंकि मैं महाराष्ट्र के विश्वविद्यालयों का कुलपति हूँ। तो ये मेरे अधिकार क्षेत्र में है, और मेरा अधिकार क्षेत्र छोड़ के शिक्षा मंत्री ने सीधे अनुदान आयोग को लिखा। इस पर उनकी मामूली सी नाराज़गी थी, वो उन्होंने बताने के लिए सरकार को कन्वे किया। अब सरकार को कन्वे किया तो सरकार ने, जो शिवसेना के सांसद हैं, वो कोश्यारी जी के साथ राज्यसभा में बैठते थे, संजय राउत, तो उन्होंने कहा कि भाई जाकर देख लो, राज्यपाल जी क्यों नाराज है, इनसे समझ लो बात। तो संजय राउत मिलने के लिए चले गए राजभवन। संजय राउत ने बात को समझा, चाय पी, गप्पे लगाई और चले आए। इसके दूसरे दिन मुख्यमंत्री, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, एक यानी 5 साल और 80 घंटा जिन्होंने शासन किया महाराष्ट्र पे, देवेंद्र फडणवीस, वो पहुंचे राज्यपाल से मिलने। उन्होंने ज्ञापन दिया कि भाई ये जो है इतनी सारी खामियां व्यवस्था में हैं और कोरोना कंट्रोल नहीं हो रहा है, ऐसी बात है वैसी बात है। उन्होंने 4-5 चीज़ें उन्होंने उनको लिख के भेजी। ठीक है, दूसरे दिन राज्यपाल ने फिर बुलाया, कहा कि भाई ये कुछ आपत्ति है। नहीं, दूसरे दिन राज्यपाल ने मीटिंग कॉल की। मीटिंग में उन्होंने सारे उच्चाधिकारियों को बुलाया, मुख्यमंत्री को भी बुलाया। अब ऐसी तो कोई परिपाटी है नहीं कि राज्यपाल प्रशासन संभाल ले। जब मुख्यमंत्री है, चुनी हुई पूरी विधायक है, विधानमंडल विधान परिषद है, वहाँ राज्यपाल सीधे किसी मसले को एक अध्ययन रिपोर्ट मांग सकता है, ये सकता, उसके ऊपर बैठक नहीं बुला सकता। तो मामला ऐसा हुआ कि उन्होंने बैठक बुला ली, मुख्यमंत्री को भी बुला लिया। अब मुख्यमंत्री का उस दिन जो है, जिस दिन बैठक थी, उस दिन संवाद था सोनिया गांधी से, जो कांग्रेस शासित जितने राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री से बातचीत करके समझ रही थी कोरोना की स्थिति, और उनको समय दिया गया था, लिंक भेजी गई थी जूम ऐप की, तो वो अपने घर से बैठे थे, उन्होंने किसी दूसरे व्यक्ति को भेज दिया। इस पर राज्यपाल साहब को गुस्सा आना स्वाभाविक है, उनको ये यथास्थिति कुछ पता नहीं थी, तो राज्यपाल हो गए नाराज़। अरे मेरे बुलाने पे मुख्यमंत्री आई नहीं, मुख्यमंत्री मेरे, और बाकी जो मीडिया था उसने ऐसा बनाया उसको माहौल गर्मा गर्म
कि मुख्यमंत्री ने बहिष्कार डाला राज्यपाल की मीटिंग पे और तनातनी है सरकार और राज्यपाल के बीच में, ऐसा दृश्य पेश किया। अब राउत साहब गप्पे लगाने में माहिर है, तो गए राज्यपाल के साथ गप्पे लड़ाने के लिए। तो बातचीत में उन्होंने कहा, बातचीत करते करते कुछ विषय निकला होगा, पवार साहब की बात निकली। अरे आपने पवार साहब से कभी चर्चा की कि नहीं इस विषय पे? तो उन्होंने कहा नहीं, अरे पवार साहब से मेरे को मिलना है, मैंने उनको एक बार किसी मुलाकात में कहा था कि आइए। तो राउत तो उनको बोले कि नहीं, पवार साहब बिन बुलाए कहीं जाते नहीं, आप बुलावा भेज दीजिए, चाय पीने आइए, वो आ जाएंगे। क्योंकि वो अगर कार्यकर्ता बुलाता है शादी में तो भी वहाँ चले जाते हैं, लेकिन बिन बुलाए वो राष्ट्रपति के यहाँ छोड़ दिए, प्रधानमंत्री के यहाँ छोड़ दिए, किसी के यहाँ नहीं जाते। तो राज्यपाल ने बड़े दिल से उनको आमंत्रित किया चाय के लिए। अब ये घटनाएं कुछ इस तरह की हो गई कि मीडिया वालों ने अंदाज़ा लगा लिया कि मामला गड़बड़ है। पवार और जो है प्रफुल्ल पटेल दोनों गए राजभवन में मिलने। तो इसका मतलब ये निकाला गया कि पवार जो है सरकार से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। क्यों? अभी कोरोना में घर के बाहर कोई है ही नहीं, सारे मीडिया वाले जो है बम्बई के वो कोरोना ग्रसित हुए 53 लोग, और फिर सब लोग घर बैठ के अपनी कुछ भी गप्पे लगा रहे हैं। चल रहा है देश भर में, लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, जो स्थिति है ही नहीं उस पर। मतलब वो कहते हैं ना कि सांप छछूंदर वाली बात, कि मिला कुछ भी नहीं और बिल्कुल ऐसा कर दिया कि ये है सांप था और इतना बड़ा था, या वो अंधे वाली जो बात है, हाथी और 7 अंधे वाली, कि सब अपने अपने टटोलने लगे, अपने अपने ढंग से खबरें देने लगे। बहरहाल पवार साहब गए, चाय वाय पी, उन्होंने पटेल साहब के साथ अपने पुराने अनुभव शेयर किए, बैठे राज्यपाल के यहाँ, और आधे पौन घंटे बाद निकल आए। लोगों ने अर्थ लगाने लगे कि नहीं, पवार साहब तो जो है वो नाराज़ है, वो कुछ बोले नहीं। प्रेस ने पूछा सर क्या है? उन्होंने कहा कुछ नहीं, ऐसी नॉर्मल बैठ थी, चाय पीने गए थे बस। लोग समझ गए कि अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, और फिर खोदा पहाड़ और निकली चुहिया की कहानी चलती रही। तो महाराष्ट्र की राजनीति में 2 और हैं जो अक्सर विदेशक की भूमिका में रहते हैं, 2 लोग। एक है रामदास आठवले और दूसरे हैं नारायण राणे। तो नारायण राणे जी ने सोचा कि यार अपने को कोई आजकल भाव नहीं दे रहा है, कुछ पब्लिसिटी का कुछ करना चाहिए। तो ये सब उथल पुथल के बीच नारायण राणे पहुंच गए राजभवन में, बैठ के चाय वाय पिए, और उन्होंने राज्यपाल से निवेदन किया कि वो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दे, क्योंकि ये सरकार हर मोर्चे पे फेल है। अब वो बाहर आए और प्रेस वालों ने पूछा कि सर कैसे मुलाकात की आपने? तो नारायण राणे ने कहा कि मैंने तो राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए बोला है उनको, और सरकार जो है आपसी मतभेद में लगी है, और दुनिया भर के राजनीतिक उन्होंने अपने बयान दिए। अब इससे पेच निर्माण हो गया, सारे चैनल वाले संविधान विशेषज्ञों की राय लेने लगे। और हम सब जानते हैं कि इस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाना संभव नहीं है। केवल 3 चीज़ों के लिए राष्ट्रपति शासन लग सकता है, अगर कोई आर्थिक इमरजेंसी हो या कोई ऐसी। और राष्ट्रपति शासन बम्बई केस के बाद तो उसकी पूरी परिभाषा ही बदल गई। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लगाया रावत सरकार के ऊपर, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। तब से राष्ट्रपति शासन लगाना कोई मूंगफली खाने जैसा नहीं है। तो बहरहाल दूसरे दिन देवेंद्र फडणवीस पहुँचे, उन्होंने अपना ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उन्होंने जो मांगे रखी थी, उसके बाद लोगों ने उनको घेरा कि क्या आपकी पार्टी जो है राष्ट्रपति शासन के पक्ष में है? उन्होंने कहा नहीं, हमने तो वो ज्ञापन में कहा था कि कोरोना में मुख्यमंत्री कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब मुख्यमंत्री तो अपने घर से सबको ऑपरेट कर रहे हैं, पूरी टीम लगी हुई है, इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री को क्या वो चाह रहे थे कि वो, उन्होंने कहा कि नहीं, एक बार भी हमने मुख्यमंत्री को पीपी किट में किसी अस्पताल में नहीं देखा। चलिए, बिल्कुल सही वाजिब बात है उनकी, विपक्ष के नेता है, उनको पूछने का हक है। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या मोदी जी को हम लोगों ने कहीं घूमते हुए देखा है?
क्या अमित शाह को हमने देखा है पीपीई किट लगा के किसी अस्पताल में घूमते हुए? शिवराज सिंह चौहान को हमने देखा है क्या पीपीई किट पहन के अस्पताल में घूमते हुए? योगी जी को देखा है क्या हमने किसी अस्पताल में घूमते हुए? कौन से मुख्यमंत्री को आपने देखा अस्पताल में घूमते हुए पीपीई किट पहन के और घूमेगा? ऐसा कोई मुख्यमंत्री नहीं करता है। देवेंद्र फडणवीस होते तो क्या वो करते हैं? लेकिन ये सब हवाबाजी की वजह से ऐसा माहौल बनाया गया कि एकदम सरकार को खतरा है, सरकार करने वाली है सरकार। अल्टीमेटली शरद पवार साहब को ये कहना पड़ा कि पूरी पार्टी का एक मीटिंग बुलाओ। एक पार्टी की मीटिंग बुलाई गई, सबसे चर्चा की गई। किसी ने कहा नहीं कि नहीं हम तो सब लगे हुए हैं, हम तो काम पे लगे हुए हैं। अजीत पवार लगे हैं महाराष्ट्र के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ में बैठकर ये कोरोना के बाद में इतने बड़े स्टेट को जो पूरे देश की जीडीपी बनाती है, 43% पूरे देश के राजस्व में योगदान देती है, उसमें कोरोना के बाद की स्थिति पे चर्चा करने के लिए वो बिजी है, अपना कुछ पेपर बनाने के लिए स्कीम बना रहे हैं। जयंत पाटिल उनके साथ में है जो वित्त मंत्री है, कि हमको कहाँ से पैसे जुटा सकते हैं, कौन से साधन हम जुटा सकते हैं, भारतीय उद्योगपतियों को उसमें कितना योगदान होगा, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। खाली कोई नहीं है भाई, खाली सिर्फ है देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिनकी सरकार चली गई, मुंबई में बैठे हैं, बोर हो रहे, रोज़ अपना फेसबुक लाइव करते हैं। फेसबुक पे जाते हैं तो लोग उनको अनाप शनाप गालियाँ देते हैं, ट्रोल करते हैं। तो उन्होंने कहा कुछ राजनीतिक दांव पेच करते रहना चाहिए। अगर एक विपक्ष के नेता राज्य में बैठे हैं, उन्हें कोई कमी बेसी लग रही है व्यवस्था में, तो क्या वो मुख्यमंत्री के घर नहीं जा सकते हैं? उन्हें बता नहीं सकते हैं? किसने रोका है उनको? उनसे संवाद नहीं कर सकते? लेकिन क्या है कि वो मन में लगी हुई है, इन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। ये मुख्यमंत्री सक्सेसफुल रहे क्योंकि शिवसेना उनके साथ में रहे। अब शिवसेना अलग हो गई तो वो बता रहे थे नहीं ये उद्धव ठाकरे को प्रशासनिक क्षमता नहीं है उनके अंदर। तो देवेंद्र फडणवीस के पास कौन सी प्रशासनिक क्षमता थी जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे? वो एक एमएलए थे, उसके पहले पार्टी के अध्यक्ष थे, कभी कोई प्रशासनिक पद पे कभी नहीं रहे। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि भाई ये तो मेरे लिए प्लस है कि मैं प्रशासनिक अनुभव मेरे को नहीं है, इसलिए मैं हर एक की बात सुनता हूँ, नौकरशाहों की बात सुनता हूँ, दूसरे लोगों की बात सुनता हूँ, एक्सपर्ट की बात सुनता हूँ, जनता की बात सुनता हूँ, ट्विटर पे पढ़ता हूँ लोग क्या कह रहे हैं, किसी से भी बात करता हूँ मैं तो बहुत सहज हूँ। ऐसा कौन सा मैंने दुरुपयोग कर लिया व्यवस्था, नौकरशाहों पे भरोसा रख के ऐसा किसी ने क्या घपला कर लिया? आप मेरे को बताओ। इसको कोई जवाब भाजपा के पास नहीं है। मूलतः भारतीय जनता पार्टी की दांव पेच है, हल्ला मचाओ, अस्थिर है अस्थिर है अस्थिर है, फिर चेक करके देखो कोई टूट रहा है क्या। लेकिन महाराष्ट्र में परिस्थिति एकदम विपरीत है मित्रों। महाराष्ट्र का सदन है 288 का, और ये तीन पक्षों पार्टी जो है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना, इनके पास 170 का आंकड़ा है और भाजपा के पास 105। अब भाजपा को अगर सत्ता में आना है तो उनको 40 एमएलए खरीदना पड़ेंगे इन तीनों पार्टी में से किसी के। तो क्या हुआ, 40 एमएलए खरीदना मामूली बात है। 50 करोड़ का एक एमएलए है, 40 पे कितना 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए तैयार है बीजेपी। हो भी सकती है अगर इससे ज़्यादा उनको इसमें पैसे कमाने का अवसर होगा तो वे करेंगे भी। लेकिन क्या शिवसेना टूटेगी? क्या एनसीपी टूटेगी? कोई टूटने वाला नहीं, कोई भी टूटने वाला नहीं, क्योंकि सबको पता है कि बीजेपी के 5 साल में प्रशासन कैसे चलता रहा। सब क्रेडिट बीजेपी लेती है, अपना अपना ये करती है। 3 सरकार में समन्वय है, 3 सरकार मिलजुल के काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है, और निकट भविष्य में ये सरकार गिरने का कोई चांसेस है नहीं। अब मीडिया तो गोदी मीडिया है, आप सब जानते हैं, पैसा लेती है भाजपा से, वो तो भाजपा के एजेंडे पे चलेगा। लेकिन हम सबको सच को देखना है, और सच ही तो कड़वा है।